साइनेप्स हमने नहीं पढ़ा था ना, साइनेप्स से पढ़ते हैं। ओके, तो साइनेप्स क्या होता है बच्चे? साइनेप्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साइनेप्स क्या होता है? जैसे आपका एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है, और इसका ये है क्या है बच्चे? ये इसका साइन एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, एक्सॉन का ये नॉब है, ठीक। और यहाँ पे डेंड्राइट जुड़ेगा, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का क्या जुड़ेगा? डेंड्राइट जुड़ेगा। ओके, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको हमने क्या बोला? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला, ठीक है। इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? ओहो, क्या हुआ? हम्म, इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और ये पूरा यहां से लेकर ये जो एरिया है, दिस इज नोन एज साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या होता है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्लस आपका बीच का साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बीच में जो ये गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? गैप इज नोन एज, गैप इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ये 10 से 20 नैनोमीटर का होता है, बस इतना ही डिस्टेंस इन लोगों के बीच में होता है। ओके, एंड ये आपका क्या हो गया? एक्सॉन है, ये पता है आपको, और इधर वाला क्या है? डेंड्राइट है। तो साइनेप्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। साइनेप्स क्या है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से लेके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक का पूरा एरिया इज साइनेप्स, बीच में जो गैप है दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो हम ये डायग्राम अब देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये क्या था? एक्सॉन था। एक्सॉन का ये क्या है? टर्मिनल है, जिसको हम नॉब बोलते हैं, एक्सॉन का नॉब बोलते हैं। ओके, और ये वाला दूसरा वाला ये क्या है बच्चे? किसी दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट हो सकता है या आपका मसल का सेल हो सकता है। ओके, आपके एक्सॉन के अंदर, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल हैं, बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। कितने साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं? अप्रोक्सीमेटली एक न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन में कितने साइनेप्टिक वेसिकल होंगे? 1 लाख तक। कितने होंगे? 1 लाख तक होंगे साइनेप्टिक वेसिकल। और इन साइनेप्टिक वेसिकल में बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ट्रांसमीटर होते हैं। जैसे हम बात करते हैं एसिटाकोलाइन की, तो अगर एसिटाकोलाइन है तो कितना एसिटाकोलाइन होगा एक एक साइनेप्टिक वेसिकल्स में? बच्चे 30,000 तक, 30K तक आपका एसिटाकोलाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है? हमने मसल वाले चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ बाहर से कैल्शियम आकर के, बाहर से कैल्शियम आकर के इस साइनेप्टिक, इससे वेसिकल से जुड़ जाता है। कैल्शियम आ आकर के साइनेप्टिक वेसिकल से जुड़ जाता है और इनको खींच के ले आता है कहाँ? साइड में। इनको खींच के ले आता है कहाँ? एकदम बिल्कुल मेम्ब्रेन के साइड में, ठीक है। यहाँ ले आता है, यहाँ ला करके क्या रिलीज करवाता है? इनसे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज कराता है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हो सकते हैं? एसिटाकोलाइन हो सकता है, डोपामिन हो सकता है, एंडोर्फिन हो सकता है, आपका सेरोटोनिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये रिलीज करवा देते हैं और रिलीज करने के बाद क्या होता है? जो दूसरा आपका डेंड्राइट है उसके उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये रिसेप्टर इसको रिसीव कर लेते हैं और इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर को अपने अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाते ही जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, फिर से वो सोडियम ऑन हो जाता है, सोडियम चैनल ऑन हो जाता है और फिर से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। जैसे मान लो कि आपने किसी चीज को टच किया, किसी गर्म चीज को टच किया, जैसे ही गर्म चीज को टच किया वो सिग्नल अंदर गया, ठीक है। सिग्नल एक न्यूरॉन मान लो यहाँ तक आई, ठीक है, यहाँ तक आई, और वो न्यूरॉन बिल्कुल यहाँ तक आकर के अब क्या करेगी? दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगी। तो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगी तो वो क्या रिलीज कर रही है? केमिकल रिलीज कर रही है बीच में। क्या रिलीज कर रही है? केमिकल। केमिकल रिलीज की, दूसरे न्यूरॉन ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया और अंदर फिर से दूसरे में भी सोडियम पोटेशियम पंप चला, फिर तीसरा वाले में सोडियम पोटेशियम पंप चला। इस तरह से करके सिग्नल क्या हो रहे हैं? एक जगह से दूसरी ओर जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हो गया ये चीज?
आगे बढ़ते हैं, है ना। साइनेप्स दो तरह के होते हैं, साइनेप्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है, देखो बच्चे, आपका सिग्नल आया, कोई सिग्नल आया आपका, ठीक है, आपने किसी अच्छी चीज को देखा, आपने बहुत अच्छी चीज को देखा, बहुत खूबसूरत सा फूल देखा, बहुत खूबसूरत सा पैलेस देखा कोई, और ये सिग्नल आपके अंदर आया, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखा आपने, और सिग्नल किस फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल, एकदम बिल्कुल गया अंदर। हाँ, और ये किस फॉर्म में गया, बीम, है ना, किस फॉर्म में गया, बीम के फॉर्म में गया। और ये बीम के फॉर्म में जब जाएगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है गैप जंक्शन। क्या प्रेजेंट है, गैप जंक्शन। और गैप जंक्शन के थ्रू ये डायरेक्टली दूसरे डेंड्राइट में चला जाएगा, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में चला जाएगा, गैप जंक्शन के थ्रू। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल साइनप्स। दूसरा क्या है, दूसरा है केमिकल साइनप्स। यहाँ पे चीजें थोड़ी उल्टी होंगी। यहाँ आपने बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैलेस देखा, या कुछ बहुत अच्छा सा खुशबू लिया, ओके, कुछ भी सेंस आपके अंदर आया, या किसी ने टच किया आपको, तो कोई भी सेंस आपके अंदर आया, तो जो भी मान लो टच हुआ, वो टच किस फॉर्म में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आ रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कैसे आ रहा है, मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, और जंप कर करके सिग्नल्स आते हैं। तो ये सिग्नल यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ तक आने के बाद ये दूसरे डेंड्राइट में कैसे जाएगा, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप जंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा मेथड अप्लाई होगा, यहाँ पे ये किस में बदल जाएगा बच्चे, केमिकल सिग्नल में। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में बदल जाएगा, केमिकल सिग्नल में, केमिकल सिग्नल में बदल जाएगा, ठीक है। तो जो आप मूवीज वगैरह में देखते हो ना, कि किसी को टच किया, बिल्कुल करंट गया अंदर में, है ना, कुछ चीजें याद आ गई, तो एक्चुअल में यही होता है। हम जैसे किसी को भी देखते हैं, या फिर कोई आके पीछे से आपकी आंखें बंद कर देता ना, आपकी पहचानो कौन, तो आपके अंदर क्या जाते हैं, करंट जाते हैं, फिर आपको याद, आप पुरानी चीजों को याद करते हो कि ऐसा टच किसका था, ठीक है, आपकी मेमोरी उसको याद करती, रिकॉल करती कि अच्छा ऐसा टच किसका था, फिर आप बताते कि अच्छा, फिर आप नाम लेते हो अपने फ्रेंड का, ओके। तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है, एंड देन फिर क्या रिलीज होता है, केमिकल सिग्नल रिलीज होता है। केमिकल सिग्नल में ये कैसे बदलते हैं, इसी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू बदलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये आयन चैनल्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये इनको ले लेते हैं, एंड देन यू फील वाओ, है ना, बहुत अच्छा फील होता है, ओके। नाउ, जैसे कोई मिठाई खाई हो, तो मिठाई खाते ही किसी की याद आ जाती है ना, कि अरे ऐसी मिठाई तो मेरी मौसी बनाती थी, हाँ, ऐसी मिठाई तो मेरी मौसी बनाती थी, तो आपको बिल्कुल याद आता है, आप मतलब को रिलेट करते हैं। चलो, तो इसमें वही सारी चीजें बताई गई हैं बच्चे, जो मैंने बताया आपको, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन की तरफ। थैंक यू साइमा। ह्यूमन ब्रेन की तरफ। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, बड़ा ही अजूबा। ह्यूमन प्रोटेक्टेड बाय स्कल, स्कल से प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल, बिल्कुल खुला तो है नहीं, ऊपर से एक टफ स्कल से प्रोटेक्टेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। इसमें कितने बोन्स थे बच्चे, फटाफट बता दो, कितने बोन्स थे, क्रेनियम में कितने बोन्स थे, हम्म, बताओ। टोटल तो, हाँ, टोटल 22 तो इसमें थे, 8 थे, ठीक है, 14 थे इसमें, है ना, 8। एंड देयर आर 3 लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस, ओके। जो क्रेनियम है ऊपर, उसमें क्या है, कितने बोन्स हैं बच्चे, 8 है, हाँ, टोटल 22 होगा। और इसके अंदर क्या है, मेनिंजेस है। देखो आपका ये स्कल है, ओके, ये हो गया आपका सेरेब्रम, ये हो गया मिड वाला पार्ट, ये हो गया आपका हाइंड वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया पूरा स्पाइनल कॉर्ड, ये फोरामेन मैग्नम हो गया, और इधर हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरा पार्ट बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड और ये सारी चीजें किससे कवर्ड रहती हैं, किससे कवर्ड रहती हैं, मेनिंजेस से। किससे कवर्ड रहती हैं, मेनिंजेस से कवर्ड रहती है। ये मेनिंजेस कौन कौन है, ड्यूरा, एरेक्नॉइड, पाया। कैसे याद रखोगे, डैप,
कैसे याद रखोगे? डैप। आप सिर पे क्या करते हो? डैप डैप, है ना? कोई ऑयल वगैरह लिया, आप क्या कर रहे हैं? डैप डैप। ओके, तो डैप सबसे ऊपर वाला क्या है? ड्यूरा। ड्यूरा का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल। तो ऊपर वाला लेयर क्या है? बहुत ही ड्यूरेबल है, लंबा चलने वाला। ड्यूरा बैटरी, ड्यूरा बैटरी जानते हो ना? तो ये क्या है? ड्यूरेबल है। एराकिनॉइड, एराकिनॉइड का मतलब होता है जाली की तरह, स्पाइडर की तरह। ओके, हाँ, ये क्या होता है? स्पाइडर लाइक, स्पाइडर लाइक या नेट लाइक, बिल्कुल जाले की तरह, एराकिनॉइड। ओके, फिर है आपका पाया मैटर। ओके, फिर है आपका पाया मैटर। तो देखो, ये है ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर, ड्यूरेबल। फिर यहाँ पे क्या है? बिल्कुल जाले की तरह आपका एराकिनॉइड है। फिर लास्ट है आपका पाया मैटर। ओके, ये है आपका पाया मैटर। और यहाँ से फिर आपका ये जो ब्रेन है ना, बिल्कुल ये फिशर्स और सल्काई वाला, ये वाला ब्रेन शुरू होता है यहाँ से, इसके नीचे से, मेनिंजिस के नीचे से। और मेनिंजिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चे? मेनिंजिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्रेनियम, क्रेनियम प्रेजेंट है। और ये क्रेनियम आपका यहाँ तक नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं जाता है। ये कहाँ तक रहता है? सिर्फ यहीं तक रहता है ना? ये सिर्फ यही ऑक्सीपिटल तक रहता है। ओके, यही वाले एरिया में रहता है। लेकिन मेनिंजिस आपका कहाँ तक जाएगा? बिल्कुल पूरा नीचे तक जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ब्रेन। आपका ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ब्रेन हैज 3 डिवीजन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन को हम प्रोसेनसेफेलॉन बोलते हैं, मिड ब्रेन को मीसेनसेफेलॉन बोलते हैं, एंड हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन बोलते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम जरा देखो। जो ब्रेन है आपका, ठीक है, ये पार्ट, दिस पार्ट इज पूरा फोर ब्रेन, दिस पार्ट इज फोर ब्रेन। ये पूरा बड़ा सा जो पार्ट है ये फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट होता है। मिड ब्रेन सबसे छोटा होता है, वो यहाँ पे होता है। और हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन आपका ये वाला पार्ट हो गया। तो ये पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये किस में आ जाता है? आपका हाइंड ब्रेन में। और इधर क्या है बच्चे? आपका ये मिड ब्रेन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक फोरामेन मैग्नम होता है। क्या होता है? फोरामेन मैग्नम, मैग्नम। ठीक है, एक होल होता है जहां से, जिसके नीचे से जो स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। उसके ऊपर वाला पूरा क्या है? ब्रेन है। और ये जो होल है, इसके नीचे से जो भी स्टार्ट हो रहा है पार्ट, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? ओके, ना देखो, ब्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो एनाटॉमी। ठीक है, और जो ब्रेन की स्टडी करता है, जो ब्रेन का डॉक्टर बनता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आप में से कोई आगे चल के हो सकता है न्यूरोलॉजिस्ट बन जाए। हाँ, ब्रेन का वजन कितना होता है? 1.2 टू 1.4 केजी, मतलब 1.5 केजी तक का वजन होता है ब्रेन का। और ये इतना भारी हम ब्रेन लेकर के घूमते हैं, बट वी नेवर फील द वेट ऑफ द ब्रेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जिसकी वजह से एक बॉयंसी बनी हुई है, जिसकी वजह से एक हल्का सा बॉयंसी बना हुआ है। ठीक है, ब्रेन को हमेशा कांस्टेंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई चाहिए होता है, बिकॉज ब्रेन कहीं भी ऑक्सीजन स्टोर करके नहीं रखती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करके नहीं, मतलब न्यूट्रिएंट स्टोर करके नहीं रखती। ये सिर्फ आपकी मेमोरी स्टोर करके रखती है, अच्छी बुरी यादें स्टोर करके रखती है, ये फालतू ऑक्सीजन वगैरह को स्टोर करके नहीं रखती है। तो अगर आपके ब्रेन में थोड़ी देर के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ब्रेन के सेल डेड हो सकते हैं। ओके, एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द ब्रेन बॉक्स, ये हम जानते हैं। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट हैं, प्रोसेनसेफेलॉन, फोर ब्रेन, मीसेनसेफेलॉन मिड ब्रेन, रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन। ठीक है, प्रोसेनसेफेलॉन बिगेस्ट पार्ट है बच्चे, बिगेस्ट पार्ट है। एंड इस बिगेस्ट पार्ट में क्या क्या हमको पढ़ना है? सेरेब्रम पढ़ना है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट इज 80% ऑफ द पार्ट, जितना भी पार्ट है उसका सबसे ज्यादा पार्ट 80% सेरेब्रम होता है आपका। फिर है ऑल्फैक्टरी, जो कि छुपा हुआ होता है इसी में,
सेरेब्रम से ढका हुआ होता है। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या है, आपके स्मेल वगैरह वाले पार्ट। डायनसेफेलॉन पार्ट होता है, डायनसेफेलॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें कि आप थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारा पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, डायनसेफेलॉन में। फिर है मिडल ब्रेन। मिडल ब्रेन की ज्यादा कोई बातें नहीं करता है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, एंड इसमें क्या है, सेरेब्रल पेडंकल है, क्रूरा सेरेब्री है, एंड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना है। क्वाड्रीजेमिना मतलब चार, इस तरह से चार होल जैसे होते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल छोटा सा बॉक्स जैसा ही होता है आपका, ठीक है, ये बिल्कुल इतना सा ही होता है बच्चे, इधर पे आपका प्रेजेंट होता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। तो मिड ब्रेन के बारे में ज्यादा हम पढ़ाई नहीं करते। फिर है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन जो आपका हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, उसमें हम सेरेबेलम पढ़ते हैं। सेरेबेलम इज द स्मॉल ब्रेन, छोटा ब्रेन, है ना। एक बड़ा ब्रेन तो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं छोटा ब्रेन। आप बोलते हो ना कि ए यहाँ मत मार, है ना, दिमाग है यहाँ पे, कोई मारता है तो आप मना करते हो ना, या मूवीज वगैरह में देखा है कि यहाँ मत मार, दिमाग है मेरा। तो ये क्या है आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम इज द स्मॉल ब्रेन। फिर है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। पॉन्स मेड्यूला ऑब्लोंगाटा तो आप जानते ही हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर है आपका, रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर ब्रेन के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारी चीजें होती है। मतलब थैलेमस हाइपोथैलेमस इज द डायनसेफेलॉन पार्ट, डायनसेफेलॉन पार्ट, ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें अब हम जानने वाले हैं बच्चे। सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर। आपका ब्रेन मतलब ऊपर से तो लगता है एक ही है, लेकिन अंदर में दो पार्ट में बटा हुआ है, अंदर में दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट और राइट पार्ट में। और इसमें आपको बहुत सारे फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, इसमें आपको बहुत सारे फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। तो जो ऊपर ऊपर उभरा हुआ पार्ट दिखता है ना, ऐसे ऐसे उभरा हुआ पार्ट दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गायरी। इसको हम क्या बोलते हैं, गायरी। यस, वॉलनट की तरह, इसलिए वॉलनट खाया करो ब्रेन बढ़ाने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गायरी। और जो बीच बीच में हल्के हल्के डिप्रेशन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्काई। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्काई। ओके। और अगर ये डिप्रेशन बहुत अंदर तक होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फिशर। फिशर याद है आपको, मैंने उसमें भी पढ़ाया था रेस्पिरेशन में, ऑब्लिक फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर, जो डिवाइड कर देता था, है ना, लंग्स में पढ़ाया था ना। तो ऐसे ही ये क्या कर रहा है, ब्रेन को बिल्कुल डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पे देखो, ये ब्रेन को बिल्कुल डिवाइड कर दे रहा है। तो जो बिल्कुल अंदर से डिवाइड कर दे रहा है, इसको हम बोलते हैं फिशर। जो ऊपर हल्का हल्का प्रेजेंट है, दैट इज सल्काई। और जो उभार है, दैट इज द गायरी। अब देखो जरा हाथ को देखो, ये हाथ आपका ना बिल्कुल ब्रेन की तरह, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर, ये आपका राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। यूं करो इसको, यूं हाथ को ऐसे करना है। हाथ को जब आप ऐसे कर रहे हो तो ये जो उभरा उभरा पार्ट है, उभरा उभरा जो पार्ट है, बल्जिन जो पार्ट है, दैट इज गायरी, दैट इज गायरी, ठीक है। ये हल्के हल्के जो डिप्रेशन दिख रहे हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, सल्काई। इसको क्या बोलेंगे, सल्काई। उसके बाद जो बीच में बड़ा सा गैप हो गया, जिसकी वजह से आपका ब्रेन दो पार्ट में बट गया, दैट इज फिशर, दैट इज फिशर। और ये जो आपका पार्ट है, ये जो जुड़ रहा है ऐसे ही ब्रेन में बच्चे, ये एक पार्ट होता है जो ऐसे जोड़ता है, दैट इज कॉर्पस कैलोसम, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। बिल्कुल आपका ब्रेन यूं ही जुड़ा हुआ रहता है। तो आपके हाथ में आपका ब्रेन है, इसलिए बोलते हैं ना, जब आप एक्यूपंक्चर करते हो तो आपके ब्रेन के बहुत सारे पार्ट एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बताया कि हाइपोथैलेमस आपका यहाँ से रेगुलेट होता है, थायराइड आपका यहाँ से रेगुलेट हो जाता है, समझ गए। तो ये पूरा आपका क्या है, ब्रेन है, समझ गए। चलो, तो सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। किसी का लेफ्ट पार्ट बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, किसी का राइट पार्ट एक्टिवेटेड होता है बच्चे। लेफ्ट पार्ट आपके राइट साइड के इसको देखता है, राइट साइड का जो भी लोकोमोशन है, राइट साइड के मूवमेंट है, उसको देखता है। और जो राइट वाला है वो लेफ्ट साइड के मूवमेंट को देखता है, ठीक है। तो अगर आपको इधर दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है, तो राइट आर्म को दबाना है,
ठीक है, राइट आर्म पे प्रेशर करना है, और आपका राइट वाला सर दर्द कर रहा है तो आपको लेफ्ट आर्म को दबाना है, लेफ्ट वाले में एक्यूपंक्चर करना है, उल्टा एकदम सेम एग्जैक्ट उस पे नहीं करना। इसीलिए ना जो कान पकड़ के उठक बैठक कराई जाती है ना, यूं कराई जाती है उल्टा, ताकि जब आपके ईयर लोब दबते हैं और आपका ये फिंगर का टिप दबता है तो आपके ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, सो इट इज कवर्ड बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो आपका सेरिब्रम है उसमें क्या है बच्चे, सेरिब्रम को अगर आप देखो तो ऊपर में क्या है, कॉर्टेक्स है। हमेशा किसी भी चीज का ऊपर वाला रीजन क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, ये वाला रीजन क्या है, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में मैंने बताया था बहुत सारी आपको क्या दिखती है, सेल बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूक्लियाई बोलते हैं। सेल की बॉडी मिलती है, बताया था। न्यूरॉन का पूरा क्या मिलेगा, सेल बॉडी, न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट मिलेगा कॉर्टेक्स में। और आपको नीचे जैसे जाओगे तो इधर क्या मिलता है, एक्सॉन, पूरा एक्सॉन गुच्छे में मिलता है, जिसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स होता है, और इधर वाला पार्ट क्या होता है, मेड्यूला। अंदर वाला पार्ट क्या होता है, मेड्यूला पार्ट होता है इसका। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर का होता है। ग्रे मैटर मतलब यहाँ पे क्या है, डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, सारे न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन कलेक्टेड हेयर, कलेक्टेड। और नीचे में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सॉन है, जहां पे कॉर्पस कैलोसम जुड़ता है वहां पे एक्सॉन होते हैं। तो कॉर्पस कैलोसम और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल व्हाइट दिखता है। ठीक है, तो इधर इतने दूर में बच्चे आपको क्या दिखेगा, आपका सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स मतलब कि सेल बॉडी दिखेगा, उसके साथ सेल बॉडी दिखेगा। ओके, और यहाँ पे नीचे में क्या दिखेंगे बच्चे आपको, नीचे में क्या दिखेंगे, एक्सॉन दिखेंगे, नीचे में एक्सॉन दिखेंगे। सेम इधर भी, इधर पे क्या दिखेगा आपको, बिल्कुल इस साइड में, इस इसके साइड साइड में क्या दिखेगा, सेल बॉडी, और बीच में क्या दिखेगा आपको, एक्सॉन दिखेगा। ठीक है, जिसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, है ना। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं, एंड एसोसिएटेड एरिया। एसोसिएटेड एरिया मतलब मिक्स्ड न्यूरॉन, मिक्स्ड न्यूरॉन, दोनों तरह के न्यूरॉन होंगे, सेंसरी भी होंगे, मोटर भी होंगे, और मिक्स्ड न्यूरॉन भी होंगे। यहाँ से सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड नर्व भी निकलते हैं बच्चे, जो आपको क्रेनियल नर्व्स पढ़ने को मिलता है। क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12। क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं बच्चे, 12 होते हैं, 12 नर्व्स निकलते हैं यहाँ से। ओके ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका सेरेब्रम है, ठीक है, सेरेब्रम जो है बहुत बड़ा पार्ट है, और ये पार्ट 4 भाग में बटा हुआ है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल सामने वाला, पैराइटल कौन सा, जहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना, पैराइटल। टेम्पोरल जहां से मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, ऑक्सीपिटल पीछे वाला, है ना। तो फ्रंटल लोब किस लिए होता है बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा लोब किस काम में होता है। तो या तो मैच दी फॉलोइंग में आ जाएगा, या तो फिर दिया हुआ होगा कि स्पीच, डिसीजन मेकिंग, कौन सा लोब काम करता है। तो फ्रंटल लोब, जब आपको कुछ याद नहीं आता बिल्कुल यहाँ पीटते हो, ऐसे करते हो ना, या फिर कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हो तो यूं करते हो, यार यार कैसे डिसीजन लेना है ना, क्या करना है। तो ये है आपका फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब में आप स्पीच, जो भी आप बोल रहे हैं वो, आपका मूवमेंट, हाँ, मतलब कि अगर आपको चलना है तो एक पैर जमीन पे रहेगा, दूसरा पैर कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। दोनों को घसीटते हुए तो नहीं चल सकते ना आप, बिल्कुल वैसे तो नहीं चल सकते। एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे रहता है, यूं तभी आप चल पाते हो। ओके, तो जिनका फ्रंटल लोब खराब हो जाता है ना, बीमारी होती है जिनमें फ्रंटल लोब खराब हो जाता है, वो चल नहीं पाते, उनको समझ ही नहीं आता है कि चलना कैसे है, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाते बच्चे, उनको मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो स्पीच, मूवमेंट, रीजनिंग, जो आपका अगर किसी का रीजनिंग अच्छा है, किसी की मतलब एक्सप्रेशन, इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करना है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, या डिसीजन मेकिंग किसी का बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है वो बंदा, तो इसका मतलब उसका फ्रंटल लोब एक्टिवेटेड है।
फ्रंटल लोब क्या है, बहुत अच्छा है। तो बच्चे देखो, इसके बहुत सारे मेडिटेशन वगैरह होते हैं ना, जिसको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी है, विल पावर बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो आप क्या करते हो, बिल्कुल इस पॉइंट पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं, इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। फिर फ्रंटल लोब के बहुत सारे म्यूजिक आते हैं, पता है आपको, फ्रंटल लोब एक्टिवेट करने के बहुत सारे म्यूजिक आते हैं कि इतने हर्ट्ज का म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो आपका फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है। तो कभी किया करो, खाली बैठ के जो इधर उधर के गाने सुनते हो, कभी कभी फ्रंटल लोब वाला म्यूजिक सुनो, एकदम शांत बैठ के, यहाँ पे फोकस करो, देखो चेंजेस दिखेंगे जीवन में। लेकिन कोई भी चीज आपको एटलीस्ट 21 से 30 दिन तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रंटल लोब के लिए आपको फ्रंटल लोब वाला म्यूजिक सुनना पड़ता है या फिर वाइट म्यूजिक सुनना पड़ता है। डू यू नो अबाउट द वाइट म्यूजिक? वाइट म्यूजिक सुनते हुए जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको चीजें जल्दी याद होती हैं, ठीक है, क्योंकि वाइट म्यूजिक एक हर्ट्ज में एक डेफिनेट वाइब्रेशन की म्यूजिक होती है जो आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करवा देती है। तो वाइट म्यूजिक कभी आप यूट्यूब पे सर्च करना, और वो सुनते हुए जब आप पढ़ते हैं तो पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में लग जाता है, ठीक है। ऐसे जब मैं पढ़ा करती थी तो उस समय कुछ एक दो गाने ऐसे थे जो मैं सुनते सुनते ना बिल्कुल खो जाती थी पढ़ाई में। तो ऐसा होता है, उस समय तो पता नहीं था ना वाइट म्यूजिक, उस समय ये यूट्यूब वगैरह तो था नहीं। फिर है पराइटल लोब बच्चे। पराइटल लोब आपका विजन अच्छा कराएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, इन चीज को फील कराएगा कि हाँ टेम्परेचर कैसा, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं, ज्यादा है कम है, टच, पेन, मेमोरी, सेंसेशन, इन सारी चीजों को फील कराता है, ठीक है। तो टच पेन कैसे याद रखोगे, पराइटल लोब में यहाँ पे पेरेंट ने टच किया है, आपको आशीर्वाद दिया है, यहाँ पे प्रेशर किया है, प्रेशर दिया है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। एंड टेम्पोरल, टेम्पोरल से याद रखना हियरिंग की बात है, हियरिंग की बात है ना। तो जब आप किसी चीज को सुन रहे हैं तो आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, मेरी बातों को सुन के कुछ विजुअलाइजेशन तो होता होगा ना, कुछ याद तो आता होगा, या कुछ बोल रही हूँ तो आपके सामने इमेजेस बनने शुरू हो जाते होंगे, तो है ना। अब अगर मैं क्लास में कभी बोलूं कि अपने टेम्पोरल लोब को ओपन करो, तो समझ जाना कि आपको विजुअलाइजेशन ओपन करना है, ठीक है। तो जो भी आप सुन रहे हैं उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, हाँ, और लर्निंग अच्छी हो रही है। और देखो यहाँ पे मैंने ब्रोका एरिया डाला है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये कभी नीट में आया था ब्रोकास एरिया, जो कि स्पीच के लिए अच्छा होता है, मतलब स्पीच का एरिया है। और वर्निकास जो एरिया है, वर्निका एरिया आपके लैंग्वेज के लिए है, कि आप कितनी लैंग्वेज सीख पाते हैं, आप कितनी लैंग्वेज बोल पाते हैं, ठीक है। तो जिनका बहुत सारे जो लैंग्वेज बोल पाते हैं, इनका मतलब कि उनका वर्निका एरिया बहुत ही अच्छा है। फिर है बच्चे ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल आपका देखने के लिए होता है, कलर, इमेजेस, मोशन, डेप्थ, डिस्टेंस, फेशियल रिकॉग्निशन, कि आपके घर में कोई आया तो आप उसको पहचान पाओ, है ना, मुझे पहचान पाओ कि हाँ नेहा मैम ही डेली पढ़ा रही है, कोई और तो नहीं पढ़ा रहा है। है ना। चलो, फिर है आपका ब्रेन में बच्चे CSF, ठीक है। ब्रेन में क्या है आपका, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हम पढ़ेंगे। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, ये एक ऐसा फ्लूइड है जो जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड बनता है उसके साथ साथ ये बनना शुरू हो जाता है बच्चे। इसमें आपका आरबीसी नहीं होगा, इसमें आरबीसी नहीं होगा, बहुत कम डब्ल्यूबीसी होते हैं, बहुत कम प्रोटीन होते हैं, वाटर होता है, आयंस होते हैं, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। ये फ्लूइड कहाँ बहता है, कहाँ बहता है, देखो, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्री लाइक, ट्री लाइक हो गया आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम के अंदर ऐसे, यूं इस तरह से बच्चे वेंट्रिकल्स होते हैं, ऐसे करके दो वेंट्रिकल्स होते हैं, और ये वेंट्रिकल फिर आगे चल के ना ऐसे थर्ड वेंट्रिकल बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म होता है, ये जो वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पे फॉर्म होता है आपका CSF, CSF की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं इसको 1 बोला जाता है, इसको 2 वेंट्रिकल, एंड फिर ये थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, और थर्ड वेंट्रिकल से ही ये लीक होता है। थर्ड वेंट्रिकल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से ये लीक होता है, और लीक होके ये वाले एरिया में जाता है, कहाँ जाएगा, एरेक्नोइड। एरेक्नोइड जो एरिया है उसके नीचे एक सब एरेक्नोइड एरिया होता है, एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड एरिया में जाकर के CSF घूमता है, ऊपर ऊपर नहीं कि आप सिर फोड़ोगे तो पूरा CSF गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चे, वो सब एरेक्नोइड एरिया में सिर्फ होता है, ठीक है।
तो वहां से ही ये सब जगह न्यूट्रिएंट वगैरह दे देता है, और ये पूरा का पूरा इसमें भरा रहता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में भरा रहता है। तो मेडिटेशन में इसको भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि हाँ पूरा का पूरा फोकस लगाना है सीएसएफ में, तो कुछ एक एनर्जी रिलीज होती है, बहुत कुछ है ऐसा। सो ये सब एराकनॉइड एरिया से रिलीज हो जाता है, एंड आपका बनता है सीएसएफ कहाँ, वेंट्रिकल में। तो ये बात आपको याद रखनी, सीएसएफ कहाँ बनता है, वेंट्रिकल में बनता है, ठीक है। और डेली कितना सीएसएफ बनता है, 400 to 500 ml ऑफ सीएसएफ डेली बनता है। कौन बनाता है, एपेंडिमल सेल बनाते हैं जो वेंट्रिकल में होते हैं। एपेंडिमल सेल एक स्पेशल तरह के सेल हैं जिनका काम यही है सीएसएफ को बनाना, ठीक है, सीएसएफ को बनाना। और ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। सीएसएफ क्या करते हैं बच्चे, हमारे कंट्री में सीएसएफ होता है ना, फोर्स होते हैं ना, पुलिस फोर्स, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, हमारे इसको ऑक्सीजन दे रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है, और प्रोटेक्शन कर रहा है हमारे ब्रेन को, ठीक है। एंड इट डिक्रीज विथ एज, जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है ये एज के साथ कम रिलीज होने लगता है। पहले बच्चों में बहुत ज्यादा रिलीज होता है, फिर आगे चलते चलते ये कम रिलीज होने लगता है। इस बच्चों में ज्यादा रिलीज क्यों होता है, क्योंकि उस समय ज्यादा न्यूरॉन बन रहे हैं ना, ज्यादा न्यूरॉन बन रहे हैं, ज्यादा आपको न्यूट्रिएंट चाहिए, इसलिए। उसके बाद एज के साथ ये धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, चलो अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहती हूँ। बच्चे ये वाला जो पूरा एरिया है, दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज द लिम्बिक सिस्टम। दिस एरिया इज नोन एज लिम्बिक सिस्टम। ओके, ये एरिया है पूरा आपका लिम्बिक सिस्टम। इस लिम्बिक सिस्टम में देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिख रहा है, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिख रहा है आपको। ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया हाइपोथैलेमस है। यहां से ही मैंने बताया था न्यूक्लियाई निकलती है, न्यूक्लियाई आती है। इधर से क्या आ रही है, न्यूक्लियाई आ रही है। और आपका मतलब ये जो हाइपोथैलेमस एरिया है, और उसके नीचे क्या है आपका, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी है। और यहीं पे यहाँ पे क्या है बच्चे, आपका पीनियल ग्लैंड है। यहाँ पे क्या है आपका, पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। तो आपका जो पिट्यूटरी है, हाइपोफाइसिस जिसको हम बोल रहे हैं पिट्यूटरी, और पीनियल बिल्कुल एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। पीनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन रिलीज होता है ना, ये आपके यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ये आपका है बच्चे थैलमस वाला एरिया, थैलमस और थर्ड वेंट्रिकल वाला एरिया है, ठीक है। तो मेलाटोनिन बिल्कुल यहाँ पे रिलीज हो जाता है इस वाले एरिया में। कोई बच्चा अभी छोड़ के नहीं जाएगा क्लास को, ध्यान से सुनो, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि तभी आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी समझ में आएगा। ओके, ये पार्ट हो गया बच्चे, ये पार्ट हो गया आपका थैलेमस, ये इधर वाला हो गया एपिथैलेमस, इधर हो गया आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से जो भी चीजें निकलती हैं वो सीधे चली जाती हैं वेंट्रिकल वाले एरिया में, और पूरे आपके ब्रेन में मेलाटोनिन रिलीज होता है। मेलाटोनिन रिलीज होता है तो आप सो पाते हैं चैन से, आपके जो है टेम्परेचर वगैरह ये सारे रेगुलेट रहते हैं। लिम्बिक सिस्टम में आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि मुझे बताना है एमिगडेला के बारे में, एमिगडेला के बारे में बताना है, ठीक है। थोड़ा हाइपोथैलेमस के बारे में बताना है। तो हाइपोथैलेमस एक्चुअली क्या करता क्या है, दिस इज द मास्टर ऑफ ऑल द ग्लैंड, ये तो हम जानते हैं। इसके अलावा बच्चे आपकी जो भूख है, प्यास है, थर्स्ट है, हंगर है, ठीक है, फिर सेक्स डिजायर है, इन सारी चीजों को यही रेगुलेट करता है। जब आपने खाना खा लिया और आपको फील हो रहा है कि यू आर फुल, ठीक है, यस, बॉडी टेम्परेचर, वेरी गुड, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो, एंड आपका पूरा होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, पानी कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये सब हमने पढ़ा कि ये कैसे रेगुलेट करता है। तो ये सारी चीजों को बच्चे हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। तो आपका प्यास बुझ चुका है, ये हाइपोथैलेमस बताता है। आपकी भूख खत्म हो चुकी है, आपको लगता है ना कि नाउ आई एम फुल, आप कैसे बोलते हो, नाउ आई एम फुल, आई कांट ईट मोर। तो ये हाइपोथैलेमस की वजह से, अगर हाइपोथैलेमस
काम नहीं कर रहा है बच्चे, तो आप खाते जाओगे, आपकी भूख ही नहीं मिटेगी, भूख ही नहीं मिटेगी बिल्कुल। ठीक है। सो और जो सेक्स डिजायर है, जितना भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है, ये सब कुछ कौन बताता है? हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ओके। बाकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। फिर है बच्चे अमिगडाला। अमिगडाला ना बिल्कुल एक छोटा सा पोर्शन होता है, एकदम छोटा सा गोल सा पोर्शन होता है बच्चे, अमिगडाला। ये क्या करता है? ठीक है, आपके ब्रेन में बिल्कुल छोटा सा, एक्चुअली ये आलमंड शेप का दोनों तरफ पाया जाता है। दोनों ब्रेन को अगर ऐसे आप लोगे, ऐसे खोलोगे, तो नीचे में इसी वाले लिम्बिक वाले एरिया में आपको आलमंड शेप का क्या मिलेगा? एमिगडाला मिलेगा। इसका मतलब ही होता है, एमिगडाला का मतलब होता है आलमंड लाइक, आलमंड लाइक। तो ये आलमंड शेप का होता है, और ये क्या करता है? आपको एक्चुअली डराता है, आपको डराता है, आपको बताता है कि आपके ऊपर कोई खतरा है। ठीक है, जैसे ही आप सेंसेस कर पाते हो ना, थ्रेट डिटेक्शन, ये क्या करता है? थ्रेट डिटेक्शन करता है, थ्रेट डिटेक्शन का काम करता है। ओके। और कभी कभी ना ये झूठ का भी डर आता है। जैसे मान लो कि आपको भीड़ वाली रोड पे चलना है। ठीक है, रोड पे चलना है। तो देखो, जब आप पहली बार चलते हो तो आपको बिल्कुल डर लगता है ना? तो ये आपको डराता है कि हाँ, जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हो, जब आप थोड़ा सा इससे पार निकलते हो, तो आपको लगता है कुछ भी नहीं है, हम तो आराम से क्रॉस कर ले रहे हैं रोड, या गाड़ी चलाना है या कुछ भी करना है। तो ये क्या कर रहा है? डराता है आपको। ठीक है। ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं बच्चे, तो हम एमिगडाला को छोटा करते हैं, एमिगडाला को छोटा करते हैं, ताकि अंदर से फियर खत्म हो, अंदर से एंगर खत्म हो। तो एमिगडाला, एमिगडाला जब कम होता है, छोटा हो जाता है साइज में, तो आपका फियर कम हो जाता है, आपका एंगर कम हो जाता है, आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। तो मेडिटेशन जो करते हैं उनमें देखा है कि फियर वगैरह उनमें नहीं होता है, डरते नहीं है, कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको बिल्कुल किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। तो यही कारण होता है कि मेडिटेशन से, रेगुलर मेडिटेशन से एमिगडाला कम होता है। और बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। हाँ। थैंक यू साइमा। क्या बात है, सिर्फ साइमा को ही फर्क पड़ता है? फिर इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चे एक हिप्पोकैम्पस की। हिप्पोकैम्पस, ये सारे वर्ड बच्चे आपके बुक में दिए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो। ठीक है। लिम्बिक सिस्टम में दूसरा आता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का क्या मतलब है? हिप्पोकैम्पस बिल्कुल आपके हिप्पोकैम्पस की तरह लगता है। हिप्पोकैम्पस देखा है? बिल्कुल सी हॉर्स, सी हॉर्स की तरह। ठीक है। ये सी हॉर्स की तरह देखने में लगता है, यूं यूं, ऐसा हिप्पोकैम्पस। एंड ये हिप्पोकैम्पस बच्चे आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। ये आपकी मेमोरी बनाता है। एलिफेंट में हिप्पोकैम्पस बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। एंड एक पेशेंट था जिसके ऊपर स्टडी की गई थी, और उसके ब्रेन के 40,000 टुकड़े किए गए थे उसकी स्टडी करने के लिए। अभी देखो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत ही फेमस एक न्यूरोलॉजिस्ट स्टडी थी उस पेशेंट पे, उसका हिप्पोकैम्पस निकाला गया था। हिप्पोकैम्पस जब उसका निकाल दिया गया, तो पता है उसके साथ क्या हुआ? कि वो कुछ भी काम करता ना, वो भूल जाता, इवन वो ये भी भूल जाता कि अभी उसने खाना खाया था। उसको फुल लग रहा है, लेकिन वो ये भूल चुका है कि अभी उसने खाना खाया। तो उसको याद दिलाने के लिए, ठीक है, हाँ, उसको याद दिलाने के लिए ना चीजें, बहुत सारे एक्सरसाइज करवाए गए उसको। लेकिन क्या होता था कि वो एक्सरसाइज करके उस समय थोड़ी देर के लिए कुछ उसको समझ तो आ जाता था, लेकिन फिर उसको ये भी भूल जाता था कि उसने वो एक्सरसाइज तक किया है। तो हिप्पोकैम्पस अगर आपके इससे खत्म होता है, तो मतलब मेमोरी बहुत लॉस होती है। तो आप इस हिप्पोकैम्पस को कैसे बढ़ा सकते हैं? एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज करके आप इस हिप्पोकैम्पस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और एक स्टडी में ये भी आया बच्चे, कि जब कोई चीज आपको परेशान कर रही है, जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या कोई चीज, कोई टॉपिक है जो आपको याद नहीं हो रहा है, तो जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं या बहुत लॉन्ग रन करके आते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आपको जल्दी याद होता है, वो जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। समझ गए? तो जब आप कोई भी परेशानी में है, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो रन पे चले जाओ, रन पे चले जाओ, एंड देन आपको उसका सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। समझ गए? ट्राई इट वंस। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना।
देखो टाइम कम है, अदरवाइज मैं तो इतने ज्ञान की बातें बताती ना ब्रेन के बारे में, बहुत सारे ब्रेन हैक्स बताती, लेकिन टाइम नहीं है बच्चे। ओके। थैलेमस, थैलेमस बच्चे, यहां से ये वाला लाइन आता है, सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। सेरेब्रम एक स्ट्रक्चर के चारों ओर रैप्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, ये वाला पार्ट थैलेमस। और उसके जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपो मतलब नीचे, और उसके जस्ट ऊपर एपीथैलेमस। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, जिसकी बात मैं कर रही थी। ये दोनों तरफ के ब्रेन को क्या करता है बच्चे, जोड़ता है, कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पे फुल ऑफ एक्सॉन होते हैं, फुल ऑफ एक्सॉन होते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे शुरू हो गया ये आपका मिड ब्रेन। इतना सा पार्ट है आपका मिड ब्रेन का। ओके। हम्म। देखो यहाँ पे लिखा है ना, लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व कंट्रोलिंग सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन। जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम में आपका एमिगडाला है, आपका हिपोकैम्पस है, फिर आपका हाइपोथैलेमस है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके इमोशन रिएक्शंस वगैरह को भी बताती हैं। ठीक है। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी चीजों को ध्यान से मतलब ऑब्जर्व, तो आपका ये पार्ट ज्यादा अच्छा हो जाता है। मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स। हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में आपका ये पार्ट इज मिड ब्रेन। ठीक है। इसमें जो डॉर्सल पार्ट है, यहाँ पीछे वाला पार्ट, डॉर्सल पार्ट में क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, बताया मैंने, चार आपको ऐसे दिखेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। दे आर इन्वॉल्व इन रिले ऑफ इम्पल्स बैक फोर्थ बिटवीन सेरेब्रम। ये एक्चुअली बीच में क्या कर रहा है, रिले का काम कर रहा है, इधर से सिग्नल लेकर के इधर देगा, इधर से सिग्नल लेके इधर देगा। ठीक है। तो ये रिले का काम करता है। ओके। एंड मिड ब्रेन किसके लिए है, मोटर मूवमेंट। मोटर मूवमेंट मतलब जैसे आपने गाड़ी चलाई, तो आपको याद है, आपके हाथों को याद हो गया, आपके हाथों को याद हो गया कि आप गाड़ी चलाते हैं, कैसे चलाते हैं। अब क्या है कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और इधर गाड़ी चला ले रहे हैं, है ना, मूवमेंट हो गया। फिर पर्टिकुलरली मूवमेंट्स ऑफ द आई, आई की मूवमेंट है, ऑडिटरी विजुअल प्रोसेसिंग, ये सब आपका मिड ब्रेन से होता है। मिड ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं ना बहुत जगह, मिड ब्रेन ये होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं कि मिड ब्रेन को जगाने वाले इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कराया जाता है, विजुअल प्रोसेसिंग अच्छी कराई जाती है, जहाँ पे आप आंख बंद करके बता देते हैं कि पेज पे क्या लिखा है ना, सुन करके, कुछ सुन करके बिल्कुल बहुत कुछ बता देते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में बच्चे आपका क्या क्या आ जा रहा है, पॉन्स आ रहा है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा आ रहा है, और फिर से सेरेब्रम आ रहा है। ये सारे जो है हाइंड ब्रेन में आ गए। और पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, आपका रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रहा है। सेरेबेलम, सेरेबेलम का क्या काम है, सेरेबेलम ना, जब कोई अल्कोहल ले लेता है और वो लड़खड़ा के चलता है ना, बिल्कुल देखिए ऐसे ऐसे लड़खड़ा के चलता है, बिल्कुल उसका कंट्रोल नहीं रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो भी अल्कोहल है ना, वो जा करके कहाँ एक्ट करता है, अल्कोहल सेरेबेलम में एक्ट करता है। तो आपका क्या हो जाता है, पोस्चर बिगड़ जाता है, आपका पोस्चर बिगड़ जाता है, बिल्कुल यूं 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 लोग चलते हैं ना लड़खड़ा के। ठीक है। मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। पोस्चर और मूवमेंट बिगड़ जाता है, सेरेबेलम में वर्क करता है वो जाके। ओके। सो पॉन्स, पॉन्स के बारे में हम जानते हैं बहुत कुछ, कि ये हमारा स्लीप अवेक साइकिल देखता है, रेगुलेट करता है, ब्रीदिंग रेगुलेट करता है। सेरेबेलम हमको क्या करा रहा है, हमारे पोस्चर वगैरह को देख रहा है, वॉकिंग, पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, आई मूवमेंट, स्पीच। इसीलिए जो ड्रिंक कर लेते हैं, बिल्कुल लड़खड़ाई हुई आवाज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं वही समझते हैं, है ना। तो ये सेरेबेलम में इफेक्ट करता है आपका अल्कोहल। तो अब आपको याद रहेगा कि सेरेबेलम में इफेक्ट करता है, तो जो वो जो चीज नहीं कर पाते हैं अच्छे से, वही सारी चीजें, उनकी आंखें देखना एक जगह पे ऐसे टिक जाएंगी, है ना, देखा होगा ना एक जगह पे। अब वो आंखों का भी ना खोल पा रहे हैं आंखें, ना बंद कर पा रहे हैं आंखें। यस, यस।
नहीं, पॉन्स नहीं आएगा उसमें, ये भी हेल्प करता है, पीनियल ग्लैंड अलग है। ठीक है। फिर है बच्चे आपका ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम से क्वेश्चन आता है कि ब्रेन स्टेम में क्या क्या इंक्लूड होगा। ब्रेन स्टेम में बच्चे क्या क्या इंक्लूड होगा, तो ब्रेन स्टेम में आपका इंक्लूड होगा पॉन्स, ब्रेन स्टेम में इंक्लूड होगा मिड ब्रेन, एंड ब्रेन स्टेम में आपका इंक्लूड होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, नॉट द स्पाइनल कॉर्ड। बच्चे स्पाइनल कॉर्ड भी लिख के आते हैं, नहीं। यहाँ पे बच्चे क्या होता है, फोरामेन मैग्नम, उसके नीचे से जो प्रेजेंट होता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन स्टेम में ऊपर है आपका कॉलीफ्लावर, ऊपर जो है ब्रेन क्या है, कॉलीफ्लावर, और उसकी जो डंडी है, उसकी जो डंडी है उसमें क्या क्या है, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेड्यूला है। तो अब अगली बार जब गोभी पकड़ो, गोभी पकड़ो तो बोलना कि ये मेरा ब्रेन है, ये मेरा पूरा ब्रेन है, और नीचे वाला पार्ट है ब्रेन स्टेम। ये जो स्टेम है इसमें है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। समझ गए। तो चीजों को देखो, हर जगह तुम्हारे ब्रेन और ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो गोभी देख के नहीं लगता तुमको कि ब्रेन है वो तुम्हारा, है ना। गोभी को फिर बीच से काट देना, फिर बोलना कि ये मेरा लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ये मेरा राइट हेमिस्फेयर है, इसको बीच से मैं जोड़ दूंगी कॉर्पस कैलोसम से। ठीक है। तो बच्चे ये सारी मजेदार चीजें हैं पढ़ने की। हाँ, ऑब्जर्वेशन तो मेरा बढ़िया है। तो बच्चे यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म। बात तो है बहुत कुछ बताने की इस चैप्टर में, लेकिन आपको इससे ज्यादा बताने का है नहीं। ठीक है, आपको इससे ज्यादा बताने का है नहीं। वेंट्रिकल्स वगैरह जो भी था एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, सीएसएफ मैंने बता दिया जो इसमें नहीं दिया था, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, क्लियर। हम्म। हैंड वाला लाजवाब है ना। पता है मैं जब भी हाँ, हैंड को ऐसे देखती हूँ तो मुझे यही दिखता है, मुझे यही दिखता है कि आपका ये हो गया गायरी, हो गया सलकाई, हो गया, तो ऐसे। और एक्चुअल बच्चे आपको ना अपने आसपास चीजों को ढूंढना चाहिए कि कौन सा आपके ब्रेन की तरह दिखता है। कोई भी सब्जी खाओ, जैसे आलमंड देखती हूँ, तो आलमंड देखती हूँ तो मेरी आईज की तरह लग रहा है, अच्छा तो ये मेरे आईज के लिए अच्छा है। ठीक है। आपका फिर मैंने वो देखा, क्या नाम है, वॉलनट देखा, तो वॉलनट आपका ब्रेन की तरह दिख रहा है। फिर कॉलीफ्लावर भी मुझे ब्रेन की तरह लगता है, तो मुझे लगता है कि कॉलीफ्लावर का कहीं ना कहीं ब्रेन से कुछ कनेक्शन जरूर होगा, क्योंकि वो बिल्कुल ब्रेन की तरह लग रहा है। ठीक है। तो जितने भी ये फ्लावर टाइप वाले होते हैं ना, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सारे ब्रेन की तरह दिखते हैं। ये सारे आपके ब्रेन की तरह दिखते हैं, तो जरूर ब्रेन से इसका कनेक्शन जरूर होगा। तो आसपास चीजों को ढूंढा करो कि कौन सी चीजें आपकी किस तरह से दिख रही हैं, स्पेशली किस ऑर्गन से दिख रही। देखो, मेन बात है ना कि जब आपको प्यार हो जाएगा ना स्टडी से, जब आपको अपने पूरी बॉडी से प्यार हो जाएगा, जूलॉजी से प्यार हो जाएगा, तो आपको हर जगह वही चीजें दिखेंगी। आपको फ्लावर में भी वही दिखेगा, आपको मिठाई में भी वही दिखेगा, आपको हर जगह वही दिखेगा, जूलॉजी ही दिखेगा। तो आप ज्यादा अच्छा से उसको विजुअलाइज कर पाओगे। तो मेरा जो है ना टेम्पोरल रीजन जो है वो एक्टिवेटेड है, मेरा ये रीजन एक्टिवेटेड नहीं है, मेरा ये रीजन एक्टिवेटेड है। ठीक है। हम्म। चलो, गुड। ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। फ्रूटफुल था बच्चे, है ना, फ्रूटफुल था। हमने बिल्कुल भी कोई हड़बड़ी नहीं की है, प्यार से बहुत ही डिटेल में सब कुछ समझा है। हाँ, मैं माइक ऑन कर रही हूँ।